वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो चुका है। यस सर। वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन ज्योमेट्रिकल मेथड से जो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको 2 असाइनमेंट दिए थे शायद। सर। यस सर। वो दोनों हो गया खत्म। यस सर। डिस्कशन होके खत्म हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कॉमन सेंस से नाम देख के लगता है यूनिट वेक्टर कुछ भी होगा, वो होगा वेक्टर और मैग्नीट्यूड यूनिटी है। सो मैग्नीट्यूड इसका होता है 1 यूनिट और इसमें डायरेक्शन डिफाइंड होता है। जैसे समझने के लिए अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी इज 5 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट, ऐसा किसी ने लिख दिया, तो ये जो अलोंग ईस्ट वर्ड है ये डायरेक्शन को सिग्निफाई करता है। यस सर। यस सर। और ये जो 5 है ये मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई करता है। यस। यस सर। और ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर है। यस तो देखोगे इन जनरल किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। यस सर। अच्छा, या मैं ऐसे कहूं अगर मैं मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेक्टर मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट, है ना। यस सर। तो वो जो 1 किलोमीटर पर आवर अलोंग ईस्ट हुआ वो हम बोलेंगे वेलोसिटी के अलोंग यूनिट वेक्टर है और 5 उसका मैग्नीट्यूड है। यस सर। ये यूनिट वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरत है, ये 2 मिनट में समझ में आएगा। बट अभी तक जितना मैंने बताया वहां से ये बात समझ में आई कि कोई भी वेक्टर अगर मुझे मालूम है तो अगर मैं उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे उस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। यस सर। तो जो 1 यूनिट होता है उसके ऊपर का सिंबल ऐसा कैप देते हैं। तो इस ए को हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए। So unit vector along A is vector A divided by its magnitude. ये कॉमन सेंस क्लियर हुआ? यस सर। इतना पहले कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। मोबाइल हाँ। आवाज आ रही है।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़ूं? सर 2 मिनट। हो गया। यस सर। अब देखो, जैसे ज्योग्राफी में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 ऐसे डायरेक्शन हैं जिसके बेसिस पर आप कुछ भी बता सकते हो, कोई भी डायरेक्शन। साइंस Yes, नहीं, sir. ज्योग्राफी की बात बताते हैं। ऐसा करते हैं। Yes, sir. तो कुछ भी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसा कुछ भी। तो ये 4 डायरेक्शन सफिशिएंट है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, किसी भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए। ये ज्योग्राफी में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सफिशिएंट है। Yes, sir. तो और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यहाँ हो, इंडिया में, बाहर कहीं भी हो। ये 4 सिंबल यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है डायरेक्शन बताने के लिए। Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो कहानी हो गई ज्योग्राफी की। अब थोड़ा साइंस में आते हैं। ज्योग्राफी है ईस्ट वेस्ट, ज्योग्राफी को जो यूज करेंगे सब साइंस के स्टूडेंट होंगे, जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है ना। तो ज्योग्राफी में हम वेस्ट को माइनस ईस्ट नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? यस सर। अब आते हैं साइंस की कहानी। तो जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पोजीशन को अगर मैं कहूँ कि इस डोर से 2 मीटर पे, सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन अगर तुम्हारे पास है तो डोर से 2 मीटर पर तुम मेरे ही पास पहुंचोगे, इसकी गारंटी तो नहीं है, नो सर। नहीं, sir. है ना? बहुत सारे पॉइंट हैं। लेकिन मैं कहूँ कि मैं इस वॉल से 2 मीटर पर और इस वॉल से 3 मीटर पर हूँ, सामने वाले वॉल, इस वॉल से 2 मीटर पर और पीछे वाले वॉल से 3 मीटर पर, ऐसा कुछ। अब आप एग्जैक्टली यहीं पहुंचेंगे, हाँ, sir. है ना? सर वो भी एंगल पे डिपेंड हाँ करेगा सर। ना। एंगल क्या है? इस वॉल से 2 मीटर और इस वॉल से 3 मीटर में एंगल कहाँ से आ गया? कोई एंगल नहीं चाहिए। सर मैं उस वॉल से अगर टेढ़ा जाऊंगा 2 मीटर या 3 मीटर तो। अरे भाई साहब, ये कॉमन सेंस नहीं है क्या कि किसी भी लाइन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है। यस अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस वॉल से 2 मीटर, इस वॉल से 2 मीटर, तो तुम 2 मीटर टेढ़ा जाओगे कि परपेंडिकुलर आओगे? सर, मतलब एंगल पे भी डिपेंड करता है ना, मैं 120 डिग्रीज पे जा सकता हूँ या 90 पे। किस स्कूल से हो तुम? सर क्राइस्ट एकेडमी कोपर खेलने। राष्ट्रीय अकेडमी क्या था? सीबीएसई, आईसीएसई कुछ तो रहा होगा ये भी। आईसीएसई। आईसीएसई था। बाप रे। ये वॉल है, ठीक है। मैं कहूं कि इस वॉल से 2 मीटर पर कोई एक पॉइंट है, और तू कहा कि मैं ऐसे गया 2 मीटर, यही कह रहा है। यस सर। तो अगर मैं ऐसे यहाँ पहुंचा 2 मीटर पर
तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस वॉल से 2 मीटर होगा कि ये वाला नहीं डिस्टेंस हो सर, जाएगा? अभी तुम्हें इस पॉइंट P का वॉल से डिस्टेंस 2 मीटर दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं दिख रहा है ना? बात समझ आई? यस सर। तो वॉल से अगर मैं कहता हूँ 2 मीटर है, मतलब ये 2 मीटर होना चाहिए। तो कोई जैसे मन वैसे जाओ, ये 2 मीटर होना चाहिए, ये नहीं। समझ आया? यस सर। Yes, सर तो sir. फिर आप अज्यूम कर रहे हो कि वो डिस्प्लेसमेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट वर्ड कहाँ आ गया इसमें? अपने मन से कोई क्योंकि कोई सर वो कीवर्ड डालते शॉर्टेस्ट रहते हो। डिस्टेंस आप अज्यूम कर रहे हो मैं ना वॉल अज्यूम से। कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं कॉमन सेंस बता रहा हूं कि मैं तुम्हें कहता हूं कि वॉल से 2 मीटर पर कोई एक पॉइंट P है। मैं कुछ अज्यूम नहीं कर रहा, इसमें कोई एजम्पशन नाम की चीज ही नहीं है। इस वॉल से 2 मीटर डिस्टेंस पर पॉइंट बताओ। तो क्या क्या हो सकता है? ये इस वॉल से 2 मीटर पर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस ब्लू वाले लाइन का हर पॉइंट इस वॉल से 2 मीटर पर होगा। है ना? इसके अलावा कोई 2 मीटर पे नहीं होगा। मैं तुम्हें कहूं कि ब्लैक वाले वॉल से 2 मीटर डिस्टेंस पर मुझे कोई पॉइंट बताओ, तो वो पॉइंट कहाँ हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस ब्लू लाइन के सारे पॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। टेढ़ा जाओ, कुछ भी जो मन में आए करो। यस सर। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? perpendicular. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड कहाँ से आ गया? मैं तो सीधा सीधा क्लास 8th 9th का मैथ पूछ रहा हूँ। कोई कहे कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस 2 मीटर है, वैसे पॉइंट बताओ, तो वो पॉइंट कैसे ड्रॉ करोगे? ये ऐसे ही ड्रॉ करोगे? Yes, sir. यस सर। समझा? Yes, sir. अगर मैं कहता हूं कि मैं इस वॉल से 2 मीटर पर हूं और पीछे वाले वॉल से 3 मीटर पर हूं, तो एग्जैक्टली यही, न कहीं दूसरा चांसेस नहीं। हाँ, केवल मैं कहूं कि इस वॉल से 2 मीटर पर हूं, तो इस वॉल से 2 मीटर पर जितना लाइन होगा इसका इसमें कहीं भी हो सकता है। लेकिन फिर मैंने कह दिया कि पीछे वाले वॉल से 3 मीटर पर, तो यहां से 2 मीटर और पीछे वाले से 3 मीटर, मतलब एग्जैक्टली यही हूं, कोई दूसरा पॉइंट हो ही नहीं सकता। यस सर। क्लियर है? हाँ सर, हो गया। पक्का? हाँ सर। Yes, sir. ये तो कहानी कॉमन सेंस, दीवाल उवाल लाइन वाइन कुछ कुछ बताया। इसका साइंस का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई एक पॉइंट एक प्लेन में है, तो उसके लोकेशन को बताने के लिए we would require maximum 2 reference lines। इस पूरे कहानी का मोरल यही हुआ। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. मोरल ऑफ द स्टोरीज, एक प्लेन में किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 2 रेफरेंस लाइन की जरूरत होती है ना? Yes, sir. Yes. हाँ सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरी जगह मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो यहाँ कहीं उड़ रहा है। अब मुझे इसके लोकेशन को बताना है, तो मैं क्या कहूंगा? इस वॉल से 2 मीटर, इस वॉल से 3 मीटर और ग्राउंड से कुछ 5 मीटर, ऐसा। Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि अगर कोई पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में है, या स्पेस में, 3 डायमेंशनल वर्ड में नहीं जानता, भूल जाओ। अगर कोई पॉइंट स्पेस में है, तो उसके लोकेशन को बताने के लिए 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन मस्ट है।
Yes, sir. तो अब इन दोनों बात को मिला देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन हो तो दुनिया में कोई भी पोजीशन को लोकेट किया जा सकता है। Yes, हाँ sir. सर। ये बात समझ आई? Yes, sir. तो ये जो सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अभी जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। मतलब इसमें थोड़े चेंजेस कर देता हूँ। तो ये जो सेट ऑफ म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर लाइंस हैं इसमें कन्वेंशनली इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं और इसको जेड एक्सिस कहते हैं। ये जो जेड यहाँ डायग्राम में दिख रहा है वो एक्चुअल में आप मोबाइल डेस्कटॉप जहां भी देख रहे हो उसके परपेंडिकुलर आउट टू द प्लेन वाला लाइन है। समझे कुछ? Yes, sir. या हाँ नहीं? सर, वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है ना। नहीं समझे तो ऐसे देखिए, सपोज ये बुक दिख रहा है आपको, Yes, sir. सबको दिख रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, सर. तो देखो इसमें से इसको ये जो इसकी लंबाई है ये लेंथ है इसको मैं एक्स एक्सिस कह दिया। Yes, sir. ये जो इसकी चौड़ाई है इसको मैं वाई एक्सिस कह दिया। तो इससे सामने जो आएगा लाइन यहाँ ये वाला जो मेरा पेन हो गया ब्लैक वाला ये हो गया जेड एक्सिस। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये लेंथ हो गया एक्स एक्सिस, ये विड्थ हो गया वाई एक्सिस और ये ब्लैक वाला पेन हो गया जेड एक्सिस। अब कोई पॉइंट अगर यहाँ पर है इस बुक पर है तो हम इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन में है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई पॉइंट मेरे इस हाथ पर है लेफ्ट हैंड के पाम पर YZ plane. हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन में है। क्लियर है? समझ आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. कोई अगर मेरे इस वाले हाथ पर है तो हम XZ बोलेंगे plane में. XZ XZ प्लेन plane. है ना? तो जब एक प्लेन में पॉइंट हो तो उसको लोकेट करने के लिए 2 रेफरेंस लाइन इज मोर देन सफिशिएंट और जब स्पेस में हो तो 3 रेफरेंस लाइन इज मोर देन सफिशिएंट। तो इन जनरल अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन का जो सेट है इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं और इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कहते हैं। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है, फैक्ट नहीं बोलेंगे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोटेशंस हैं, ऐसा समझो। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. अब ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग है इस डायरेक्शन को साइंस के लैंग्वेज में आई कैप कहते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग जे कैप कहते हैं और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग के कैप कहते हैं। तो आज अगर हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप सीख लिए तो दुनिया में किसी भी वेक्टर को इस आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. यस।
So this I Sir? cap is, हाँ सर कैप है मतलब वो यूनिट में है ना? हाँ, I cap means unit vector along x axis. J cap मतलब unit Unit vector vector along along y-axis. y axis. And k cap is unit vector along z axis. तो ये जो सेट ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, ये यूज होते हैं दुनिया में किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे ज्योग्राफी में किसी भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कैपिटल N, कैपिटल W, S, ये सब का यूज होता है 4 नोटेशन का। वैसे ही ये 3 नोटेशन का यूज होता है दुनिया में किसी भी वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है? Yes, sir. अब जैसे राइट वर्ड का डायरेक्शन अगर एक्स है, तो लेफ्ट वर्ड जो होगा उसको माइनस आई कैप बोलेंगे। वाई के जस्ट अपोजिट जो होगा उसको माइनस जे कैप बोलेंगे। जेड एक्सिस के जस्ट अपोजिट जो होगा उसको माइनस के कैप बोलेंगे। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। इसको पहले कॉपी कर लो यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स को, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, can you scroll up for a second? Up. Thank you. डन? Yes, sir. Done. Sir, 1 minute.
आगे बढ़ूं? Yes, sir. अब हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर को ये आई कैप, जे कैप, के कैप में कैसे लिखते हैं। इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसको दो पार्ट में समझते हैं। फर्स्ट केस कि अगर हमारा वेक्टर एक प्लेन में, और सेकंड केस कि अगर हमारा वेक्टर 3 डायमेंशनल प्लेन में है। ठीक है? Yes, sir. सो केस 1, if a vector lies in a plane, प्लेन 2 डायमेंशनल होता ही है। 1 डायमेंशनल मतलब एक लाइन से प्लेन नहीं बनता है, प्लेन के लिए मिनिमम 2 लाइन चाहिए ही। तो मैं इन अ प्लेन भी लिख दूं मतलब बाय डिफॉल्ट 2 डायमेंशनल है ना? और नहीं तो 2 डायमेंशनल प्लेन लिख दूं तब तो क्लियरली दिख रहा है, अदरवाइज प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन तो होता ही है। ठीक है? Yes, sir. तो मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूँ पहले। एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड कुछ भी हो सकता है, देखा था आप लोगों ने अभी। Yes, sir. तो ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस एक्स वाई प्लेन में कोई एक वेक्टर है। तो मैंने मान लिया ये एक वेक्टर है, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए। ठीक है? अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं एक्स एक्सिस पर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं वाई एक्सिस पर, इसको m कह दूं और इसको n कह दूं। ठीक है? Yes, sir. तो ये जो वेक्टर a होगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज सम ऑफ OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर, Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ से। यस सर। तो मैं ऐसे लिखता हूँ वेक्टर a इज सम ऑफ OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ये a एक्स एक्सिस से मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो O2M का जो लेंथ होगा, ये लेंथ मॉड ऑफ ए कॉस थीटा के बराबर होगा। यस यस सर। और ये जो O2N का लेंथ होगा, ये Mod of A मॉड sin ऑफ theta. ए साइन थीटा के बराबर होगा। यस Yes, sir. यस सब Yes, sir. समझ आया कि नहीं? सोच के हाँ बताओ। सर। Yes, sir. आया। तो मैं इसको अब ऐसे लिख देता हूँ, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा आई कैप लिख सकते हैं OM वेक्टर को, और मॉड ऑफ ए साइन थीटा जे कैप ये ON वेक्टर को लिख सकते हैं। Yes, sir. तो इस वेक्टर को हम लोग दो वेक्टर के फॉर्म में लिख लिए। हाँ सर। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि मैंने वेक्टर ए को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। ये जो है ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, और ये जो है इसको हम बोलेंगे वेक्टर का वाई कंपोनेंट। कॉमन सेंस से अगर देखोगे तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर
ये हमेशा मॉड ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल में Yes. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। No, sir. कॉपी कर लीजिए। सर एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ना? हाँ, एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, वाई मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ ए। मैंने जो 2 असाइनमेंट दिए थे दोनों डिस्कस कर लिए हैं क्लास में ना? Yes, sir. और एक और अलग से असाइनमेंट 1 प्रैक्टिस के लिए दिया होगा, वो किया है कि नहीं, या नहीं दिया है? नहीं सर, नहीं दिया। अच्छा, दिया ही नहीं। मुझे क्यों याद आ रहा है कि दिया है? तो याद आ रहा होगा और क्या। सर 2 डीपीटी दिए थे वो डिस्कस करना बाकी है। वो डीपीटी डिस्कस करना बाकी है बेटा? हाँ सर। सर तो क्या डिस्कस किया है? पहले क्या डिस्कस किया है बोलिए, मैं तब से तो पूछ ही रहा हूँ आप लोगों से। सर कोई असाइनमेंट डिस्कस नहीं किया। हाँ सर, बस लास्ट संडे को डाउट लेक्चर था तो आपने लिया था और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अपार्ट फ्रॉम इट आपने हमारे क्लास में कुछ डिस्कस नहीं किया। अच्छा, तो डीपीटी 1 और डीपीटी 2 कर चुके हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसमें डाउट्स है? यस सर। अरे वाह, ठीक है। सर लास्ट इक्वेशन क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर है या ए स्क्वायर एक्स है? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा होगा। ओके सर। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। सर तो जो ए एक्स और ए वाई है वो स्केलर वैल्यूज ही है ना, वो हाँ, वेक्टर वो वैल्यू? मैग्नीट्यूड है, ओके सर। वो ओ एम का लेंथ है ए एक्स, ओके ओ एन का लेंथ है ए वाई। ओके सर। आगे बढ़ूं? यस सर। तो ये जो आप लोग समझे हो, इस पे ये क्वेश्चन करके बताओ। एकदम सिंपल है, चिंदी सा है, जल्दी बताइए।
आया कुछ बोलो। सर 24 न्यूटन। हाँ सर 24 न्यूटन, थीटा Yes, sir. 37 डिग्री। ओके, देखते हैं। इसको हॉरिजेंटल बोल देते हैं, इसको वर्टिकल बोल देते हैं। हॉरिजेंटल को अगर एक्स बोलेंगे तो वर्टिकल को वाई बोलेंगे, है ना। अब ये 30 न्यूटन का फोर्स है जो थीटा से, हॉरिजेंटल से थीटा पर है। यस सर तो ये थीटा हो गया और ये हो गया 30 न्यूटन। तो 30 का ये वाला कंपोनेंट, ये डिस्टेंस हो गया 30 cos थीटा। यस सर और ये डिस्टेंस हो गया 30 sin थीटा। हो गया ऐसा। यस सर एंड कहता है कि ये 18 है, तो 30 sin थीटा की वैल्यू 18 है। यस सर तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि sin थीटा की वैल्यू 18/30 है ना। मतलब थीटा 37 डिग्री है। यस सर तो एक आंसर ये आ गया। दूसरा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो 30 cos थीटा होगा। तो 30 इंटू कॉस 37 डिग्री होगा, दैट इज 30 इंटू 4/5 होगा, विच इज 24 न्यूटन होगा। कोई डाउट किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में? नो सर सबको समझ आया? Yes, sir. यस सर पक्का? Yes, sir. Yes, sir. एक और देखिए। इसको कोशिश करो।
बोलो, आया कुछ आंसर? सर आपको भेजा है। सर भेजा मैंने भी है पर रॉन्ग लग रहा है। हाँ सर, थोड़ा डाउट मुझे भी है। ओके, कोई बात नहीं। सर रूट 45 आ रहा है लेंथ। देखते हैं अभी, मुझे आंसर थोड़ा मतलब हाँ, रूट 45 से। मीटर ही आया, मैंने और आपको मैसेज वही थीटा किया। इज tan इनवर्स 1/2। वेरी गुड। हाँ सेम सर, सही है हाँ सर। सर मैंने भी ऐसा ही किया, tan थीटा वही आया। वेरी गुड। देखते हैं अभी, आप लोग देख लो जिसका आंसर मैच करे। ए को मैं लिख सकता हूँ 4i कैप प्लस 6j कैप। यस सर। ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ 10i कैप प्लस 9j कैप। इसका मतलब बी क्या हो गया? 10i कैप प्लस 9j कैप माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप। हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। यस यस सर। सर। तो 10 में से 4 गया तो 6i कैप, 9 में से 6 गया तो 3j कैप, ऐसा मिल गया बी। यस सर। अब अगर मैं इसको XY एक्सिस पर अरेंज करूं तो X6 और Y3, तो ऐसा कुछ होगा। यस सर। X6 और Y3, क्या पूछा है आपसे? सर यही मतलब वेक्टर बी का वेक्टर बी का लेंथ। तो वेक्टर बी का लेंथ मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो दिख रहा है ये √3a² प्लस 6a² होगा। यस सर। यस सर। तो 36 प्लस 9 45। कितना? 45 मतलब 3√5। मतलब 3√5 मीटर, यही आया था आंसर। हाँ सर। और क्या पूछा है? सर एंगल विथ एक्स एक्सिस। अल्फा। हाँ सर। हाँ ये मान लो अगर थीटा है तो tan थीटा क्या होगा यहाँ पर? 3/6। तो थीटा हाँ हो सर। जाएगा tan इनवर्स 1/2। हाँ सर ये आया, यही है इसके यार। लिए मेरे को डाउट हुआ कि tan इनवर्स 1/2 है, इसके लिए मेरे को डाउट गया। क्लियर है? हाँ हाँ सर। आगे बढ़ो। सर Yes. इसे डिस्टेंस फार्मूला से किया एक्चुअली, क्योंकि वेक्टर ए विल एंड एट 4.6 और वेक्टर ए प्लस बी एंड होगा 10,9 पे। तो वहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से बी का मैग्नीट्यूड निकालिए और डायरेक्शन वो ही। हाँ सर मैंने भी ऐसे ही किया, पहले ए को ड्रॉ किया फिर बी को ड्रॉ किया और बाद में ए के टिप से वहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस, ऐसे किया मैंने भी। ठीक किया, लेकिन यहाँ ए बी ड्रॉ करने लायक था इसीलिए। इसी में i कैप के साथ k कैप भी होता, किसी में नहीं होता तो ड्रॉ करना मुश्किल था। तो हाँ ये, सर। हाँ तो ये अल्जेब्रिकली देख लो। कुछ नहीं, a प्लस बी इतना है, a इतना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना। यस सर। तो b को आई बात समझ में। यहाँ से हमने क्या किया? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो मुझे ऐसे डायरेक्टली b मिल गया। आगे बढ़े। यस सर। एक और करो फिर, उसके बाद नए कॉन्सेप्ट। सर 2 मिनट इधर ऊपर स्क्रॉल कर दो ना। एक
जिसका हो गया वो थर्ड अटेम्प्ट कीजिए, जिसको 2 लिखना है वो 2 लिखने के बाद थर्ड अटेम्प्ट कीजिए।
सर मैंने आपको भेजा है। हो गया? सबने अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। यस सर। अब देखो, a vector B has magnitude 8 is added to vector A which lies along x axis. तो वेक्टर A जो कुछ भी है इसको मैं लिख सकता हूँ समथिंग A I कैप। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। सम ऑफ द टू वेक्टर इज थर्ड वेक्टर, तो A के साथ मैं B को ऐड कर दिया which lies along y axis and has magnitude twice the magnitude of A, है ना? मतलब ये 2A J कैप यस सर। और मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस सर। लेकिन B का डायरेक्शन मुझे नहीं पता है ना? तो B समथिंग आई कैप समथिंग J कैप ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ सर। तो ठीक वैसे ही जैसे पहले किया था हमने, अगर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा B। हाँ सर। तो 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद B मुझे मिलेगा माइनस AI कैप प्लस 2AJ कैप, यस सर। ऐसा मिलेगा। यस सर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B यहाँ से क्या मिलेगा? अंडर रूट माइनस A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर। यस सर।
तो ये हो जाएगा a√5 होगा, यस सर। एंड दिस इज गिवन एज 8। तो a की वैल्यू चाहिए मुझे 8/√5 आंसर। सर यही एक बार समझाओ ना। ये आंसर आया था। हाँ सर यही आया है। यहाँ से वेरी गुड। हाँ, कौन बोल रहा है, क्या समझाओ। सर वो आपने थर्ड स्टेप से b इज इक्वल टू -aij वहां से। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। हाँ तुम्हें जो आता है वो लिखो, देखो क्या आता है। 2 - 1 करो और लिखो तो क्या आता है। सर 2aj -ai। तो क्या लिखा हुआ है। वही लिखा है। और कोई। आगे बढ़ू। यस। अब नेक्स्ट केस 2। तो मुझे लगता है केस 1 आप लोग अब समझ गए, ठीक है। अब आइए केस 2 पर। जब आपका वेक्टर किसी 3 डायमेंशनल प्लेन में, if a vector lies in 3-dimensional plane, suppose मान लो ऐसी कहा है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। ध्यान से समझना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो अगर कोई वेक्टर किसी 3 डायमेंशनल प्लेन में है तो वो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से एंगल बनाएगा कुछ, और जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल बनाएगा। यस सर। ड्रॉ करना मुश्किल है बट ये परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ये बात समझ आई कैसे। यस सर। यस सर। पर टिप ऑफ द वेक्टर से, दैट इज हेड ऑफ द वेक्टर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर सब लोग ध्यान से समझेगा, यहीं पर कैच है। अगर वेक्टर हमारा एक्स वाई प्लेन में होता, तो अगर हमारा वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होता तो उस केस में
एक्स एक्सिस से अगर थीटा बनाता है तो वाई एक्सिस से 90 माइनस थीटा बनाएगा। यस सर। यस सर। लेकिन अगर हमारा वेक्टर 3 डायमेंशनल प्लेन में है तो ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते हैं। कैसे, देखिए, सब लोगों को दिख रहा है? हाँ सर। अगर दिख रहा है तो ये जो पेन है ये हो गया एक्स एक्सिस, यस सर। यस सर। ये जो वर्टिकली अपवर्ड दिख रहा है ये हो गया वाई एक्सिस, और ये जो ब्लैक दिख रहा है ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है? यस सर। यस यस सर। सर। अब कोई भी एक वेक्टर ले लो, मान लो ये वेक्टर है, चलो अच्छा ये मोटा है तो मैं ऐसा करता हूँ, रुको, मोटे वाले को जेड एक्सिस कर दिया। ये वेक्टर है मेरा, अगर तो ये वेक्टर देखो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ये एंगल आपस में उस तरह से कोई डिपेंडेंसी नहीं है जैसा पहले था। नहीं सर। पहले जब एक्स वाई प्लेन में था ऐसे, तब तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है तो वाई से 90 माइनस थीटा बनाएगा। लेकिन जब ये एक्स वाई जेड प्लेन में है तो ये तीनों वेक्टर से, तीनों लाइन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग एंगल बना सकता है। यस हाँ सर। यस सर। है ना? यस ये सर। तीनों लाइन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग एंगल बनाता है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया इसका नाम अल्फा रख देते हैं, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाया इसका नाम बीटा रख देते हैं, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाया इसका नाम गामा रख देते हैं। ठीक है? यस सर। अब अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके टिप से वाई एक्सिस पर, तो ये वाला जो लेंथ है ये मॉड ए कॉस बीटा होगा। यस सर। ये वाला जो लेंथ है ये मॉड ए कॉस अल्फा होगा। यस सर। और ये वाला जो जेड कंपोनेंट का लेंथ है ये मॉड ए कॉस गामा होगा। यस सर। कोई डाउट किसी को? सर। तो ऐसे केसेस में, बोलो बोलो सुन रहा हूँ। सर हमने ड्राइंग के उसमें ऐसा लग रहा है कि अल्फा और गामा 90 पर असली में नहीं है ना। नहीं, तो वेक्टर ए को मैं लिखूंगा मॉड ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस मॉड ए मॉड ए कॉस बीटा जे कैप प्लस मॉड ए कॉस गामा के कैप, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। इसमें से ये जो मॉड ए कॉस अल्फा है ये एक्स कंपोनेंट है, मॉड ए कॉस बीटा है ये वाई कंपोनेंट है, और मॉड ए कॉस अल्फा है ये जेड कंपोनेंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। यस सर। तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसको हम मॉड ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कि नहीं? नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो बताता हूँ, घबराओ मत। बोलो। सर कैसे? पता नहीं। नहीं समझा। नहीं समझा? हाँ, मालूम नहीं। चलो ऐसा करते हैं,
नहीं समझा तो इसको समझाने के लिए कुछ करते हैं। एक और टर्म आएगा ना? क्या? तो समझाने के लिए कुछ करते हैं। लाइव क्लास में तो बोल देता, इसमें तो मुझे ड्रॉ करके दिखा। देखो, मैंने एक क्यूबॉइड टाइप का बनाया। यस यस सर। इस क्यूबॉइड में ध्यान से समझना, इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूँ, इसको मैं कुछ वाई एक्सिस कह देता हूँ, और इसको मैं कुछ जेड एक्सिस कह देता हूँ। ठीक है? यस सर। ये ओरिजिन है। मेरा जो वेक्टर है वो वेक्टर ये वाला डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। यस सर। यही मेरा वेक्टर ए है ना? यस सर। ध्यान से देखना, हमारे डायग्राम के हिसाब से ये ए एक्स है, ये ए वाई है, और ये ए जेड है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। और मुझे ये रेड वाले डायगोनल का लेंथ चाहिए। यस यस सर। तो मैं क्या करता हूँ कि जो बॉटम में नीचे में दिख रहा है, यहाँ से एक बॉडी डायगोनल बना दिया। ये इसका लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर। ये ब्लू वाला लाइन, ये ब्लैक वाला लाइन, और ये रेड वाला लाइन, ये तीनों मिलाकर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यस सर। उसमें से ये ब्लैक वाले का लेंथ इस एस ए जेड के बराबर होगा। यस सर। यस सर। इस ब्लैक वाले का लेंथ ए जेड हो गया। ये जो बीच, ये जो नीचे में डायगोनल है, ये अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो गया। तो ये जो मेरा मॉड ए है, ये हो गया अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यस सर। यस। यस सर। यस सर, अभी समझ गए। हाँ सर। क्लियर है? यस सर। यस। कॉपी कर लो इसको।
हो गया, लिख लिए? आगे बढ़ू? बोलिए। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो समझ आया। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर के बराबर होगा। एक दूसरा पॉइंट देखो, ऐसा लिख सकते हैं कि cos अल्फा इज एक्स अपॉन मॉड ए। ऐसा लिख सकते हैं कि cos बीटा इज ए वाई अपॉन मॉड ए। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos गामा इज ए जेड अपॉन मॉड ए। कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। इन तीनों को कंबाइन टुगेदर स्टैंडर्ड नेम है, कोई बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस मतलब नाम का नहीं है, कॉन्सेप्ट का तो है। इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, नाम है इसका। तो किसी भी एक वेक्टर में मैक्सिमम 3 डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि तीनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ए का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यस सर। और नोट 1 में देखा था कि न्यूमरेटर भी मॉड ए का होल स्क्वायर ही है, देखा था ना? हाँ सर। तो यहाँ से एक थंब रूल मिल गया कि तीनों को, दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, तीनों के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, यस सर। इसी को थोड़ा और जरूरत नहीं है वैसे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो याद रखना है सबको। बट इसी को थोड़ा दायां बायां करने की कोशिश करोगे तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। आएगा? यस सर। कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सर 4 नहीं आएगा? सर -2 होगा ना? ये सर 4 होगा। सबको मार डालूंगा, चुपचाप पहले लिख। हिस्ट्री के जैसा मत करो, लिखो, देखो 2 1 3 400 2000 क्या आता है। हाँ सर 2 आएगा, करेक्ट है। तो आएगा ही, सदियों से आता आया है।
आगे बढ़ो। एक मिनट सर। हो गया। यस सर। तो फटाक से पहले लिखने की प्रैक्टिस करते हैं जो अभी सीखा हमने। इसको कोशिश करो। कौन सा नंबर होगा क्वेश्चन का? थर्ड फोर्थ क्या है? फोर्थ होगा ना शायद। हाँ सर। यस यस। कोशिश करो इसको जल्दी। सर इसमें एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए ना सर? क्या बोल रहे हैं? सर इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए ना? कोई जरूरी नहीं है, जितना भी हो सकता है, एक हो, दो हो, एक भी ना हो। ठीक है सर।
हुआ सबका? यस सर। चारों ऑप्शन चेक कर लिए? हाँ सर। एक एक करके। मॉड ऑफ एफ, ये तो 4 प्लस, सॉरी 2 3 4 2 यूनिट होगा। यस सर। एक तो ये करेक्ट हो गया और ये करेक्ट हो गया, मतलब ये रॉन्ग हो गया। एफ मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ जेड एक्सिस, तो ये कॉस गामा है। √2/2। सो cos gamma is √2 upon 2, that is 1 by √2, मतलब गामा इज 45 डिग्री। यस सर। तो दूसरा, ये आंसर भी करेक्ट है और ये करेक्ट है, तो ये भी रॉन्ग है। सर आपको मैग्नीट्यूड 2 कैसे आया? अंडर रूट ऐसे आया, √1² प्लस 1² प्लस √2 का स्क्वायर, हाँ सर समझ गया। that is √4, that is 2। सर आया समझ में? यस सर। हाँ सर। एक और कीजिए।
आया कुछ समझ में? यस। कैसे करेंगे? आया बट आंसर नहीं आता। पहले बी का मैग्नीट्यूड है। बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हाँ, तो किया। निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 4। 6 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। हाँ मतलब सर 2√6 आएगा। तो अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 2√6। सर इसका 4√6। मुझे जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल होना चाहिए। तो मुझे जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का डबल होना चाहिए, और उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? तो ए के पैरेलल होना चाहिए। यस सर। मतलब इसको ए के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। तो ये हो गया 2 इंटू 2√6। सुबह सुबह आते के साथ पढ़ाया था, किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पढ़ाया था। हाँ सर। तो 4√6 वेक्टर ए क्या है? तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। यस सर। तो ये हो गया 4√6 और 2 2 जा 4 प्लस 1 5 प्लस 9 14। तो ये डिनोमिनेटर में हो गया √14 और इधर हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। हो गया। ये हमारा आंसर होगा। सर हाँ सर मैंने थोड़ा अलग सोचा लेकिन सेम आंसर आया। सर बस। मैंने सोचा कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड √4, अरे सॉरी, उसका ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, सर एक सेकेंड। हाँ सर, अगर उसका मैग्नीट्यूड √14 है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा 2i प्लस 3j माइनस के। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड ये जो डबल ऑफ बी है, अगर 2√6 है तो क्या होगा रिप्रेजेंटेशन? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आया। वही किया है और क्या है। तो उसको ए को ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया और 4√6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया होगा ना। हाँ सर। वही है और क्या है। आया समझ में? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। होमवर्क में भेज दूंगा आपको ग्रुप पे। यस सर। बाय। हाँ सर। सर बोलो। 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर होगा तो वो सॉलिड एंगल भी बनाएगा क्या? सॉलिड एंगल क्या होता है? तो मतलब वो टर्म तो सुना है लेकिन उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। एक बार जब फिजिक्स में था वो सॉलिड एंगल करके टर्म, हम तो अभी खाली रेडियन टर्म सुना वेक्टर है। होता है। वेक्टर सॉलिड एंगल नहीं बनाता है। मतलब जहाँ जरूरत होगी सिखाऊंगा, अभी जरूरत नहीं है आपको। ओके सर।
थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। सर सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर वो जो थर्ड क्वेश्चन आपने करवाया ऊपर केस 1 का, सर उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? जैसे वो एक्स वाई प्लेन आपने सिखाया था ना बनाना, उस पे कैसे बनाएंगे? क्या मतलब, कुछ समझा ही नहीं मैं क्या पूछ रहे हो। सर आपने वो जो थर्ड क्वेश्चन करवाया था ना, हाँ तो आपने सर उसमें थियोरेटिकल करवाया, मतलब ये ऐसा सम करवाया। हाँ बट सर आपने जो पहला जो 2 क्वेश्चन था उसमें सर आपने एक्स वाई प्लेन पे भी ड्रॉ करके दिखाया था, हाँ, तो सर वो थर्ड क्वेश्चन के लिए कैसे बनाएंगे? इसको भी बना लो, क्या जाता है इसमें। देखो कैसे बनाएंगे। यस सर। यही है ना थर्ड क्वेश्चन। यस सर। वेक्टर ए है ए आई कैप, तो ये हो गया मेरा वेक्टर ए। यस सर। तो ये हो गया ए प्लस बी होगा। सर ये पैरेलल कैसे बना वाई एक्सिस के ए प्लस बी? जे जे कैप किधर होता है? यस सर, वाई एक्सिस पे। हाँ, तो ओके सर, समझा। और तो बी किधर होगा? ट्रायंगल लॉ से बी इधर होगा। यस सर। तभी तो बी और ए मिलके ये ए प्लस बी होगा। नहीं ओके नहीं सर, समझ गया। नहीं नहीं, उल्टा बना दिया मैं। ऐसा कर देते हैं, एरो का साइन उल्टा, समझ गया ना, बना सकते हो ऐसा। हाँ सर, समझ गया। थैंक यू सर, बस।